हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड 2018 के क्वेश्चन पेपर जो कि प्रवक्ता अर्थशास्त्र का था उसके पांचवें और आखिरी पार्ट की। तो इस वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इससे पहले हमने आपको जो है वो 4 वीडियो के माध्यम से बचे हुए 80 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल ऑर्डर से देखनी है। तो हालांकि अब एग्ज़ाम में 1 महीने का ही समय बचा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी इतना पर्याप्त समय है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरीके से आप कह सकते हो इसको तपस्या की तरह कीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 महीने में भी आप अपना काफ़ी हिस्सा जो है एग्ज़ाम का वो कवर कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 81 बता देता हूँ। 81 में कह रहा है कि जहाँ किसी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसे कहते हैं। देखिए, श्रम की जब सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तो उसको चक्रीय बेरोजगारी तो कहते नहीं है, क्योंकि चक्रीय बेरोजगारी तो मंदी और तेजी की वजह से पैदा होती है। मौसमी बेरोजगारी भी नहीं कहते। ऐसी बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि व्यक्ति ऊपरी तौर पर तो काम करता प्रतीत आता है पर वो उत्पादन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करता। यानी उत्पादन में वृद्धि नहीं करने का मतलब है कि उसकी जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य है। तो 81 का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 82 की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी बच्चों। तो ये वाली डेट तो मैं नहीं भूल सकता हूं क्योंकि मेरा बर्थ भी 1982 का ही है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। 82 का जो सी है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है। इसके अलावा भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थागत स्रोत नहीं है? तो बच्चों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण देने का काम करती है, सहकारी बैंक भी ऋण देने का काम करती है, व्यापारिक बैंक भी ऋण देने का काम करती है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन गैर वित्तीय संस्थान NBFC कृषि क्षेत्र को ऋण देने का काम नहीं करते हैं बच्चों। तो 83 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करें 84 की तो 84 में ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 आयु के समूह के लोगों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने की बात की गई है बच्चों। तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो है वो अटल पेंशन योजना में नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में भी नहीं है, अटल बीमा योजना में भी नहीं है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है 84 का। तो बच्चों आपको देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना भी है, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की गई है। तो आपको सारी योजनाएं जो हैं वो आपको लर्न करनी चाहिए। तो आपको मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिख के और आपको बताना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई, ये आप मुझे बताइएगा। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको दे देता हूँ सी। इसके अलावा अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता वस्तु की मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। यानी कि मांग वक्र गिरती हुई दशा की जो कल्पना है वो AP लर्नर की है और ये जो विचार है ये AP लर्नर का ही है। तो 85 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा बच्चों। 86 की बात करें तो 50 पद मूल्यों का प्रमाण विचलन 6.5 है। देखिए 50 N 50 है, N 50 है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है प्रमाण विचलन है वो है 6.5। अगर प्रत्येक पद का मूल्य 5 को बढ़ा दिया जाए, यानी कि हर जो भी पद है उसकी जो वैल्यू है उसको 5 से बढ़ा दिया जाए तो प्रमाण विचलन जो है उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि सभी पद जो हैं वो एक वैल्यू में बढ़ रहे हैं। ये प्रमाण विचलन का फीचर होता है कि अगर सभी पदों को एक वैल्यू से बढ़ा दिया जाए तो खुद स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आता है। तो 86 का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। विचरण गुणांक के जो फार्मूला है, विचरण गुणांक CV का जो फार्मूला होता है बच्चों ये होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये है हमारा फार्मूला, यानी कि 87 का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा बाकी के सारे ऑप्शन के मुकाबले। 88 की बात करें बच्चों तो वे मूल्य जो समंकों को 4 बराबर हिस्सों में बांटते, 4 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि एक हिस्से को 4 हिस्सों में बांट दें तो इसको बोलते हैं बच्चों चतुर्थक। ठीक है, 10 हिस्सों में बांटे तो दशमक, 100 हिस्सों में बांटे तो शतमक, 2 हिस्सों में बांटे तो माध्यिका। सिंपल सी बात है। तो 88 का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। सहसंबंध किसके बराबर होता है बच्चों? सहसंबंध का जो फार्मूला है वो इसके बराबर होगा BXY माइनस BYX। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा। 89 का जो ऑप्शन है डी वो बिल्कुल सही माना जाएगा।
बात करते हैं बच्चों 90 की। तो 90 में सहसंबंध गुणांक में ये फार्मूला दिया हुआ है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n की पावर 3 माइनस n। तो बच्चों ये जो फार्मूला है ये स्पीयरमैन का है, यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन इसके इस फार्मूले में है, जिसमें बाद में जाके ये फार्मूले में m ऐसे भी जुड़ जाता है, ठीक है जी, m3 माइनस m की इस तरीके से भी जुड़ जाता है फार्मूले में अगर कोई वैल्यू रिपीटेड हो। तो ये भी हमने बच्चों आपको करवाया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे करवाए हुए हैं बच्चों, एग्जाम में बी ऑप्शन माना जाएगा। इसके अलावा 91 में ये जो है r, ये देखिए 91 आप साइड में भी देख सकते हो, r इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n। तो ये जो फार्मूला है r का, ये है हमारा प्रमाप विभ्रंश, प्रमाप विभ्रम। तो इसका मतलब 91 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। बात करें बच्चों 92 की, तो 92 में संभाव विभ्रम क्या होगा यदि पदों की संख्या 100 तथा r की वैल्यू है 0.2। तो बच्चों जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आप साइड स्क्रीन पे देख भी सकते हो, तो जो आंसर है, जो सटीकता के साथ जो आंसर मिल रहा है बच्चों, वो मिल रहा है हमें बी का, यानी कि 0.0241, ये इसका आंसर है बच्चों। तो 92 का जो बी ऑप्शन है वो हमने चुना हुआ है, ठीक है जी। अब कह रहा है 93, दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होंगी सहसंबंध उतना ही कम होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये रेखाएं, बिंदु हम बना लेते हैं मान लीजिए, तो जितनी रेखाएं एक दूसरे से दूर होंगी, ये बिंदु सहसंबंध, जैसे इस केस में नो सहसंबंध, जीरो सहसंबंध है, शून्य सहसंबंध है, यानी कि जितना दूर होंगी उतना ही सहसंबंध कम होगा। तो 93 का जो बी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। दो चरों की स्थिति में एक ही प्रतिगमन रेखा है, यानी कि अगर एक ही रेखा है, मान लीजिए दो चरों में एक ही रेखा है, दोनों उसी पॉइंट पर आ रहे हैं सारे के सारे, तो जो रिलेशन होगा दोनों के बीच में वो पूर्ण रिलेशन होगा, यानी कि पूर्ण सहसंबंध को व्यक्त करेगा। तो 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 97 की बात करें बच्चों, एक निर्देशांक आदर्श होता है यदि वो संतुष्ट करता है। तो बच्चों टाइम रिलेवेंट और फैक्टर रिलेवेंट आप कह सकते हो, केवल समय उत्क्रमणता और केवल तत्व उत्क्रमणता, दोनों ही चीज़ें सही होनी चाहिए, जो कि फिशर के थ्योरी में होती है। फिशर के जो इंडेक्स नंबर है वो दोनों ही परीक्षणों में सही पाया गया है, इसीलिए तो फिशर के इंडेक्स नंबर को आदर्श कहते हैं। तो 95 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। 96 की बात करें तो 96 में लिखा हुआ है कि किसी समयावधि में चरों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। किसी समयावधि में चरों में होने वाले परिवर्तनों को कैसे मापा जाता है? माध्य द्वारा नहीं, सहसंबंध द्वारा नहीं, सूचकांक द्वारा मापा जाता है, क्योंकि सूचकांक जो है वो चरों में होने वाले परिवर्तन को समयावधि में ही मापता है। तो ये सूचकांक की विशेषता भी है बच्चों। तो 96 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। 98 की बात करें तो एक फार्मूला दिया हुआ है जिसको आपको बताना है कि ये फार्मूला किसका है। तो बच्चों लेप्सी और फिशर, LPF, लिप्सी, फिशर और फिशर का फार्मूला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसको अगर आप फिशर के फार्मूले को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बाउले का फार्मूला बन जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, ड्रेविस और बाउले। ठीक है बच्चों, तो 97 का जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 98 की बात करें, यदि ब्याज दर और मुद्रास्फीति की दर से अधिक है तो वास्तविक ब्याज की दर, देखिए वास्तविक ब्याज की दर क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, R इक्वल टू आई माइनस पाई। तो ये जो R है ये हमारी वास्तविक ब्याज की दर है, वास्तविक ब्याज दर है। ये हमारी R है। तो अगर मान लीजिए जो I है इट विल मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा है, यानी कि इस स्थिति में ये जो R होगा ये पॉजिटिव होगा, और अगर I लेस देन इन्फ्लेशन है, यानी कि मान लीजिए मार्केट में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है FD पर 6%, लेकिन इन्फ्लेशन आ गई 6%, तो आपको वास्तव में 2% का नुकसान हो गया। तो यहां पे कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति की दर ब्याज दर से अधिक है, यदि ब्याज दर से मुद्रास्फीति की दर अधिक है तो वास्तविक ब्याज की दर जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि 98 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। तोरण वक्र जो है, तोरण वक्र खींचा जाता है किसकी सहायता से? तो बच्चों तोरण वक्र जो है वो देखिए, ये हम संचयी आवृत्ति बनाते हैं बच्चों इस तरीके की, से कम और से अधिक, और इससे हमें जो वक्र मिलता है इसको बोलते हैं तोरण वक्र।
तो बच्चे इससे वैल्यू पता चल जाती है, किसकी वैल्यू पता चलती है, मीन की, माध्य की या माध्यिका की, वो आपको मुझे बताना है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, मीन माध्य की, माध्यिका की या बहुलक की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि तोरण वक्र किसकी सहायता से खींचा जाता है, तो संचय आवृत्ति विवरण की सहायता से तोरण वक्र खींचा जाता है बच्चों। तो 99 का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। इसके अलावा कालाक्रमिक वर्गीकरण यानी कि टाइम एलिमेंट जो वर्गीकरण होता है, क्रोनोनिकल वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, वो समय के आधार पर होता है, टाइम पीरियड के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको कालानुक्रमिक वर्गीकरण बोलते हैं। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए और आप जरूर इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा अब हम और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कराएंगे, तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट होती रहे बच्चों। इसके लिए आप भी को भी एक एफर्ट करना है, वो ये है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर, मेरी वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी उस और लोगों के साथ शेयर कर सकें। क्योंकि देखिए मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनती है। और अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो बच्चों मेरे लिए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना मुश्किल होगा। तो आप जरूर लाइक करें जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आ भी रही है कि नहीं पसंद आ रही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।